सरकार का आधा कार्यकाल गुजर गया और ये आधा कार्यकाल इन्होंने पिछली सरकार को कोसने में निकाल दिया। सीएम साहब कह रहे थे यहाँ खड़े होके कि आप में से किसी का फोन आता है तो मैं आप लोगों को तुरंत फोन करता हूँ या नहीं करता हूँ। मैं कहना चाहूंगी कि मैंने उनको बहुत फोन करे लेकिन उसका कोई रिस्पांस ना तो सीएमआर से आया ना सीएमओ से आया। मुख्यमंत्री सदन का नेता जिसने मुझे टाइम दिया कि आप सीएमओ में आ जाओ, उन्होंने मुझे कहा कि आप कहाँ के विधायक हो। मैं उनको अपना काम नहीं बता सकी कि जब मुख्यमंत्री को ये नहीं पता कि मेरे से मिलने आया व्यक्ति कहाँ से है और कौन है। अब गुड न्यूज़ कन्फर्म है। अब हर महीने की 30 तारीख को आपके शहर झुंझुनू में मैं राजस्व विभाग की अपने विचार प्रकट करूं उससे पहले मैं सदन के सामने हाल ही में 15 जनवरी 2026 को जारी भारत कैग की जो रिपोर्ट है, राजस्थान के विनियोग लेखा रिपोर्ट 2024-25 की तरफ ध्यान आकृष्ट करना चाहती हूँ सदन का। अध्यक्ष महोदय, इस रिपोर्ट के अंदर सरकार की जो विसंगति और वित्तीय कुप्रबंधन है उसको दर्शाया गया है। आप देखें अध्यक्ष महोदय, पेज नंबर 523 इस रिपोर्ट में पृष्ठ संख्या 59 से 63 में राजस्व विभाग के विनियोग लेखे 2024-25 की समीक्षा की गई है और बड़ी हास्यास्पद उस रिपोर्ट को आप पढ़ो तो हंसी आती है कि राजस्व मद में आवंटित कुल राशि का 12% हिस्सा खर्च नहीं किया गया है और पूंजीगत मद में आवंटित कुल राशि का 46% पैसा खर्च नहीं किया गया है। अध्यक्ष महोदय, और सबसे बड़ी बात और जो हास्यास्पद स्थिति तब बनती है जब पैसा खर्च न करने के कारण सरकार ने जो कैग को लिखित में दिए और बताए गए वो कारण आपको जानकर आश्चर्य होगा। इनकी वित्तीय कुप्रबंधता और विफलता को इंगित करता है। अध्यक्ष महोदय, अधिकांश बजट हेड में पैसा बचने का प्रमुख कारण जो सरकार ने दिया उसमें सबसे बड़ा कारण है कि पदों का रिक्त रहना और नई भर्ती न होना। अध्यक्ष महोदय, एक तरफ तो हमारा प्रदेश बेरोजगारी से जूझ रहा है, पैसा होते हुए भी हमने राजस्व विभाग के अंदर कोई नई भर्ती नहीं करी और भर्तियों की वहाँ पर जब उसके अंदर लिखा गया था, प्रावधान किया गया था, उसके बावजूद भर्तियां नहीं की गई। और दूसरा कारण जो सरकार ने कहा कि 11,658.88 लाख रुपए नवसृजित 9 जिलों को समाप्त करने से बच गए। अध्यक्ष महोदय, एक तरफ इनकी सरकार और मुख्यमंत्री हर जगह हर प्लेटफॉर्म पे बोलते हैं कि आनन फानन के अंदर पिछली सरकार के अंदर आखिरी वर्ष के अंदर जिलों की घोषणा करी, लेकिन मैं कहना चाहती हूँ इसी सरकार ने जवाब दिया है कैग के अंदर कि 9 जिले जो समाप्त हुए हैं, जिनका प्रावधान किया गया था, बजट का प्रावधान किया गया था, वो पैसे इसलिए बच गए क्योंकि वो 9 जिले इन्होंने निरस्त कर दिए। ये सोचने वाली बात है। हमारी सरकार ने नए जिले इसलिए बनाए क्योंकि राजस्व के अंदर बहुत सारे न्यायालय के अंदर मामले पेंडिंग पड़े थे, बरसों से पेंडिंग पड़े थे, आम जन को और किसान को राहत नहीं मिल रही थी। हमारी सरकार ने सोचा अगर छोटे छोटे जिले बनाए जाएंगे तो ये जो मुकदमे अजमेर तक जाते हैं और बहुत लंबित रहते हैं, उन प्रकरणों के अंदर कहीं ना कहीं सुधार की गुंजाइश रहेगी। तीसरा जो सरकार ने कारण गिनाया कि ये पैसे क्यों लैप्स हुए, पैसे क्यों बचे हैं, उसके अंदर इन्होंने 227.47 लाख रुपए का बजट राजस्व अपील अधिकारियों के पद खाली रहने और कंप्यूटर इत्यादि की व्यवस्था नहीं होने की वजह से बचे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं ये समझती हूँ कि राजस्व मंडल जो किसानों के लिए सुप्रीम कोर्ट का काम करता है, उसके अंदर अधिकारियों की कमी और उनकी मूलभूत सुविधाओं की कमी दर्शाती है कि हम लोग कितने चिंतित हैं अपने किसान के प्रति, गरीब व्यक्ति के प्रति और आम जनता के प्रति। अध्यक्ष महोदय, इसमें से कुछ बजट हेड्स तो इन्होंने बताया ही नहीं है कि क्यों बच गए हैं, उनका कारण आज तक नहीं बताया, जिसकी वजह से कैग में
बची हुई राशि भी इन्होंने सरेंडर नहीं करी, जिस पे अपनी आपत्ति दर्ज करी है। अध्यक्ष महोदय, कैग की जो रिपोर्ट का सार है वो ये है कि व्यय की विसंगतियां और अपने वित्तीय कुप्रबंधन को दर्शाता है। पदों का रिक्त रहना, राजस्व विभाग के कार्यों के क्रियान्वयन में कमी आना और बची हुई राशि को सरेंडर न करना वित्तीय अनुशासनहीनता दर्शाता है। इस पे तो एक ही बात कहना चाहूँगी, उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा। सभापति महोदय, अध्यक्ष महोदय, सरकार का आधा कार्यकाल गुजर गया और ये आधा कार्यकाल इन्होंने पिछली सरकार को कोसने में निकाल दिया। बाकी के बचे आधे कार्यकाल में आप क्या करेंगे वो तो आप बताएंगे, क्योंकि ये भी आज का विषय है दोपहर बाद में। लेकिन आपने जितनी ऊर्जा पिछली सरकार को कोसने में लगाई, अगर वो ऊर्जा आप आने वाले टाइम में क्या करेंगे, कुछ अच्छा होता, किसान हित में फैसले होते, आम लोगों के लिए, गरीब के लिए कुछ फैसले होते। अध्यक्ष महोदय, राजस्व विभाग जो है आम आदमी से जुड़ा हुआ विभाग है। ये किसानों को दोहरे रूप में मदद करता है। एक तो उसकी भूमि के रिकॉर्ड को संधारित करता है और दूसरा किसान की भूमि जिस पर वो फसल उगाता है उसकी गिरदावरी का काम भी करता है। अध्यक्ष महोदय, हम लोग शहर के अंदर तो आबादी विस्तार आवश्यकता के अनुसार करते रहते हैं समय समय पर, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र के अंदर हम लोग कभी ध्यान नहीं देते आबादी विस्तार के ऊपर। हमारा जो पिछला कार्यकाल था उसके अंदर राजस्व लगाए गए थे, राजस्व के अंदर जो काम है उनको निपटाने के लिए जगह जगह अभियान चलाया गया था। और उस दौरान मैंने अपने मंडावा के अंदर, मलसीसर के अंदर, टमकोर के अंदर, झटावा और बहुत अन्य ग्राम पंचायतों के अंदर आबादी विस्तार के लिए काम करवाया था। लेकिन आज दिनांक तक आबादी विस्तार में भूमि तो चिन्हित हो गई, लेकिन हमारे लोगों को, किसानों को, आम जन को पट्टे नहीं मिल पाए हैं। अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण क्षेत्र के अंदर इस बात पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आबादी विस्तार का हम लोग काम करें, क्योंकि आबादी विस्तार नहीं होगी तो हमारे लोगों को, किसानों को, गरीब को पट्टे नहीं मिलेंगे और पट्टे नहीं मिलेंगे तो जैसे आवश्यकता होती है, बच्चों की शादी करनी पड़ती है, अपने बच्चों को बाहर पढ़ने के लिए भेजना पड़ता है, मकान की व्यवस्था करनी पड़ती है, शादी ब्याह की व्यवस्था करना पड़ती है, तो उनको लोन नहीं मिलता क्योंकि उनके पास पट्टे नहीं होते हैं। और बहुत सारी सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं का भी लाभ उन लोगों को नहीं मिलता है। इस और भी मेरा माननीय सरकार से और हमारे राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगी कि आप इस पर विचार करें, क्योंकि जनसंख्या बढ़ती है तो उसके परिप्रेक्ष्य के अंदर आबादी विस्तार भी गाँव के अंदर होना चाहिए। और मैं समझती हूँ कि आबादी विस्तार के अंदर बहुत से कारण होते हैं, हम नहीं कर पाते हैं। उसका जो मुख्य कारण मेरे समझ में आया है, क्योंकि गाँव के अंदर आबादी विस्तार का काम राजस्व विभाग करता है और पट्टे देने का काम है वो पंचायतों के अधीन होता है। तो मेरा इस सरकार से निवेदन है कि पंचायती राज विभाग और राजस्व विभाग की कमेटी बनाई जाए, इन दोनों के अंदर सामंजस्य होना चाहिए ताकि लोगों को फायदा मिल सके। अध्यक्ष महोदय, गांव के अंदर 70 साल पुराने गांव बसे हुए हैं। उस समय लोगों को पता नहीं था, जौहड़ के अंदर पूरे के पूरे गांव और पंचायतें बसी हुई हैं, चारागाह भूमि पर बसी हुई है, एग्रीकल्चर लैंड पे बसे हुए हैं। उन लोगों के लिए आबादी विस्तार के अंदर सरकार को भी दिक्कत आती है। तो मेरा, क्योंकि हमारी पिछली सरकार थी उस समय भी मैंने मुद्दा उठाया था कि जौहड़ के अंदर वहाँ कोई जल पायतन नहीं है, वहाँ पे जल भराव नहीं होता है, लेकिन क्योंकि पुराने टाइम पे रिकॉर्ड का संधारण हो गया था, बाहर से, बिहार से और यूपी से लोग आए थे और अमूमन भाषा के अंदर गांव के अंदर बोला जाता है कि वो जो खाली भूमि होती है उसको जौहड़ का नाम दे देते हैं, लेकिन वहाँ पे ना तो कोई जल भराव होता है, न वहाँ पे कोई तालाब होती है, न वहाँ कोई डिग्गी होता है, न वहाँ से कोई नदी या नाला निकला हुआ होता है, लेकिन फिर भी उसको आम भाषा के अंदर जौहड़ शब्द दे दिया जाता है।
मेरा इस सरकार से निवेदन है, मैंने पिछली बार हमारी सरकार थी, राजस्व मंत्री थे रामलाल जी, उनको भी निवेदन किया था और मैंने ध्यान आकर्षक भी लगाया था, लेकिन हम लोग नहीं कर पाए। मैं चाहती हूँ, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की बार बार आप लोग बात करते हैं, तो आप लोग मंत्रिमंडल के अंदर और एक कमेटी का भी आप गठन करें। जो सर्वोच्च न्यायालय ने जो एक आदेश दिया था कि जहां जौहड़ है वहां पर निर्माण कार्य नहीं हो सकते हैं, उसके बारे में, और चारागाह भूमि को सरकारी भूमि में रूपांतरित करने के लिए इन दोनों विषय पर आप लोग सोचें, क्योंकि बहुत सारी आबादी चारागाह भूमि में भी है और जौहड़ के अंदर है। और आप देखते हैं गाँवों के अंदर चाहे वोटों की राजनीति हो, चाहे परिवार का आपस के अंदर लड़ाई झगड़े का मामला हो, शिकायत कर देते हैं और राजस्व अधिनियम की धारा 90(1) के तहत एक दूसरे की शिकायतों से राजस्व न्यायालय भरे पड़े हैं। तो क्योंकि आदमी, गरीब आदमी बड़ी मुश्किल से मकान बनाता है, उसकी खून पसीने की कमाई उसके अंदर लगती है, और जब ऐसे न्यायालय के अंदर लोग चले जाते हैं तो एक आदेश निकलता है कि उस मकान को तोड़ दें। इसके ऊपर हम लोगों को विचार करना चाहिए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में हम लोगों को जनहित याचिका लगानी चाहिए कि जो भूमि जल भराव में नहीं आती है, जल पायतन नहीं है, उसका जो शब्द जौहड़ है उसको हटाया जाए, और चारागाह भूमि जो है जिसके अंदर आबादी बसी हुई है उसको सरकारी भूमि में तब्दील करे जाए। ये एक ऐतिहासिक फैसला आप करवा देंगे तो लोग आपकी वाहवाही करेगी, और हम समझते हैं कि तब तो आपका डबल इंजन काम आएगा, वरना डबल इंजन किसी काम का नहीं है। अध्यक्ष महोदय, गंभीर विषय है ये, मजाक में मत लो, क्योंकि हम तो नहीं करवा पाए। मेरी बहुत इच्छा थी, मैंने बहुत सारे वकीलों से भी बात करी थी, क्योंकि आए दिन शिकायत होते थे, लोग डरे हुए थे कि कब हमारा मकान टूट जाएगा, कब गांव उजड़ जाएगा। मैं अपने विधायक कोटे का पैसा उस गांव के अंदर नहीं लगा सकती, क्योंकि ऐसे नियम बना दिए विधायक विकास कोष के कि जब तक आपके पास टाइटल नहीं है वहाँ पे पैसा नहीं दे सकते हैं। और अभी कुछ दिन पहले हमारे एक सीईओ आए थे, उन्होंने तो अब तक तो काम होता रहा था, लेकिन उन्होंने कहा कि जौहड़ में से हम सड़क नहीं बनाएंगे। आप मुझे बताएं, आबादी क्षेत्र जौहड़ के इस तरफ और आबादी क्षेत्र जौहड़ के उस तरफ है, बीच में से लोगों का आवागमन है, लेकिन हम सड़क नहीं बना सकते। आपके अभी पता नहीं क्या है, झुंझुनू जिले में नया नियम वो सीईओ बना के चला गया, अब तो आपने हटा दिया, शिकायतें उनकी हुई, लेकिन वो नियम आज तक उन लागू है। हम लोग नहीं दे सकते। आप बताओ, जौहड़ में से जाना कोई प्रावधान है क्या? नहीं जा सकता है। आप वहाँ सड़क नहीं बना सकते, उस प्रावधान को भी देखें। मंत्री महोदय, इस पर कुछ विचार करें आप लोग, क्योंकि आम जन को छोटी छोटी बातों से राहत दिला सकते हैं। आप किसी के यहाँ पर कोई सोने का महल नहीं बना सकते, लेकिन ये छोटी बातें हैं जो हम लोग राहत दे सकते हैं। हमारी सरकार ने राहत देने का प्रयास किया था, तो ये राहत आप लोग क्यों नहीं देते हैं? मेरा अध्यक्ष महोदय एक निवेदन है इस सरकार से कि राजस्व मंडल में बहुत सारे पद खाली हैं, चाहे वो जिले स्तर पर हो चाहे वो प्रदेश स्तर पर हो। उन रिक्त पदों को भरने आप लोग काम करें, क्योंकि जब पद रिक्त रहते हैं तो जो सुविधा लोगों को मिलनी चाहिए, ओवरलैपिंग हो जाती है कामों की, न्यायालयों की, हर जगह। आप एसडीएम ऑफिस में आप देख लो, तहसील ऑफिस में आप देख लो, चाहे अजमेर के राजस्व मंडल के अंदर आप देख लो, काम लंबित पड़े रहते हैं। तो उस तरफ भी हम लोगों को ध्यान देना चाहिए कि किस तरीके से इसका निस्तारण हो सके। और मैं समझती हूँ कि क्योंकि राजस्व संबंधी जो नियम है, बहुत छोटे छोटे नियम हैं जिनको हम संशोधित करके आम लोगों को राहत पहुँचा सकते हैं। हमने कलेक्टर को बहुत सारे पावर दे रखे हैं, इतने पावर दे दिए कि हमारे पहले कलेक्टर थे, अब तो उस पद पे नहीं है, चले गए हैं। उन्होंने अपने शक्तियों का प्रयोग करते हुए मेरे विधानसभा क्षेत्र बिसाऊ के अंदर माइनॉरिटी की एक ज़मीन थी, 50-60 साल से वो आदमी उस ज़मीन की देखभाल कर रहे थे, वहाँ पे खेती भी कर रहा था वो व्यक्ति, लेकिन कुछ राजनीतिज्ञ या आप कहते हैं कि बड़े लोगों की वजह से उस कलेक्टर ने, क्योंकि वहाँ के तहसीलदार ने मना कर दिया कि मैं इस ज़मीन का हस्तांतरण नहीं कर सकता, दूसरे के नाम नामांतरण नहीं कर सकता, उस तहसीलदार को उस कलेक्टर ने वहाँ से हटाया और अपने यहाँ एक कार्यरत बाबू को 2 दिन के लिए तहसीलदार का पद दिया, और उस पद के दौरान उसने उस जमीन को दूसरे के नाम नामांतरण करने का काम करा, जिसका हमने विरोध करा।
हमारे प्रभारी मंत्री को मैंने बहुत फ़ोन करा, लेकिन उसने फ़ोन नहीं उठाया प्रभारी मंत्री ने। और प्रभारी मंत्री भी बहुत सारे ऐसे काम है मेरे मंडावा के अंदर जिसमें हवेलियों पे कब्जा करवाने काम है, उसमें भी लिप्त है। मैं सीएम साहब से टाइम मांग रही थी, लेकिन सीएम साहब ने टाइम नहीं दिया। एक मिनट आप सुने, भाई ऊंचा कर लो तो। आप एक मिनट सुने। अभी भाषण पे सीएम साहब कह रहे थे यहाँ खड़े होके कि हमारी तरफ उंगली इंगित करके कि आप लोग बताएं कि आप में से किसी का फ़ोन आता है तो मैं आप लोगों को तुरंत फ़ोन करता हूँ या नहीं करता हूँ। मैं कहना चाहूँगी कि मैंने उनको बहुत फ़ोन करे, लेकिन उसका कोई रिस्पॉन्स ना तो सीएमआर से आया ना सीएमओ से आया। हाँ, पहला साल जब वो नए मुख्यमंत्री बने, बजट था तो मैंने बजट के लिए उनको फ़ोन करा। आधे घंटे बाद उनका फ़ोन आया कि बताएं रीटा जी कैसे फ़ोन करा। मैंने कहा मुख्यमंत्री महोदय जी, मुझे आपसे काम है, मेरा कुछ निजी भी काम है और बजट के संदर्भ में भी मिलना चाहती हूँ। मुझे मुख्यमंत्री जी ने कहा आप 1 बजे सीएमओ आ जाओ, मैं वहाँ जा रहा हूँ। मैं सीएमओ में गई, जोगाराम जी अभी हैं नहीं, वो भी वहाँ सीएमओ में बैठे थे, देवी सिंह जी भी बैठे थे, नौक्षमा भी बैठी थी और भी बहुत सारे आरएसएस के लोग थे। वहाँ पर गीता उपदेश के ऊपर चर्चाएं चल रही थी। हमारे जब सरकार थी, हमारे मुख्यमंत्री जी से आप लोग मिलने जाते थे, विपक्ष मिलने जाता था तो वो सबसे पहले विपक्ष के व्यक्ति को बुलाते थे, उसकी सुनते थे। उसके बाद वो अपने मंत्री या अपने एमएलए को बुलाते। उन्होंने सबसे पहले सुनते थे साहब, उन्होंने सबसे पहले तो आरएसएस के लोगों को बुलाया, फिर अपने मंत्रियों को बुलाया, फिर अपने एमएलए को बुलाया, लास्ट में मुझे बुलाया। जब मैं उनसे मिलने गई तो मुझे कहते हैं कि आप कहाँ से एमएलए हो। मुख्यमंत्री, सदन का नेता, जिसने मुझे टाइम दिया कि आप सीएमओ में आ जाओ, उन्होंने मुझे कहा कि आप कहाँ के विधायक हो। मैं उनको अपना काम नहीं बता सकी कि जब मुख्यमंत्री को ये नहीं पता कि मेरे से मिलने आया व्यक्ति कहाँ से है और कौन है। तो आप जो ये बातें करते हैं डबल इंजन की और यहाँ पे बड़ी बड़ी छाती ठोक के बात करते हैं, लेकिन उसकी गहराई में भी जाए। मैं कोई अपने लिए नहीं गई थी, जनहित के मुद्दों के ऊपर मिलना चाह रही थी और यही कारण था कि जब कलेक्टर बेईमानी कर रहा था तो जनहित मुद्दे पर मैं अपने प्रभारी मंत्री से बात करना चाह रही थी और सीएमओ में अपनी बात कहना चाह रही थी। अध्यक्ष महोदय, एक जो सबसे बड़ा काम राजस्व विभाग करता है वो किसानों की फसल की गिरदावरी का काम भी करता है। 2026 को मौसम वैज्ञानिकों ने सबसे तेज मौसम परिवर्तन का साल बताया। शेखावटी सहित संपूर्ण राजस्थान के अंदर फरवरी के पहले हफ्ते में बहुत तेज गर्मी पड़ी और उसकी वजह से हमारी जो रबी की फसल थी, विशेषकर गेहूं और सरसों की जो फसल थी, उसके अंदर भारी नुकसान हुआ। मैं इस सदन में आपके मार्फत राजस्व मंत्री से निवेदन करना चाहती हूं कि उसकी गिरदावरी जल्द से जल्द करवाने का काम करें। और दूसरी बात अध्यक्ष महोदय, जब गर्मी की वजह से फसल में नुकसान होता है तो खेत में दिखी हुई फसल हमको नहीं लगता है कि खराब हुआ है, लेकिन उसका जो दाना है उसका वजन कम हो जाता है, दाना सिकुड़ जाता है, उसकी वजह से उस किसान को बहुत बड़ा नुकसान होता है। मेरा आप लोगों से आग्रह है कि क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट जो होता है उसमें निश्चित जगह से फसल को काट कर और उसका नाप करवाया जाता है, उसका वज़न करवाया जाता है, उस आधार पर किसानों को मुआवजा मिले, उसके लिए मैं आप लोगों से कहूँगी ताकि हमारे किसानों को संबल मिल सके। इस तरीके के अगर हम काम करें। 1 मिनट की। अध्यक्ष महोदय, मैं अपने कुछ सुझाव रखना चाहूँगी। सरकार इस बजट में जो किसानों के कृषि भू राजस्व रिकॉर्ड को डिजिटल करने की बात कर रही है, मेरा आपसे निवेदन है कि आप डिजिटल संधारित करें, लेकिन आप ये सुनिश्चित करें कि उसके अंदर कोई गलती ना हो, और अगर गलती होती है तो उसके लिए जवाबदेही आप लोगों को तय करनी पड़ेगी कि किसकी वजह से उस रिकॉर्ड के अंदर गलती हुई है। क्योंकि आपका और हमारा कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन उस आम आदमी का, उस किसान का बिगड़ता है जब उसके रिकॉर्ड के अंदर गलतियां होती हैं और वो चक्कर लगा लगा के परेशान हो जाता है, उसके रिकॉर्ड को दुरुस्त नहीं किया जाता है। इस पे हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। अध्यक्ष महोदय,
किसी भी विभाग की योजनाओं को क्रियान्वयन, क्योंकि आप राजस्व विभाग बहुत बड़ा विभाग है, इसका बजट भी ज़्यादा होता है, तो जब तक आपका बजट आपकी क्रियान्वयन धरातल पे नहीं दिखेगी, जब तक आप इसके अंदर रिक्त पदों का पूरी तरीके से भर नहीं देंगे, क्योंकि एक ही पटवारी के पास 3-3-4 पटवार सर्किल होते हैं, वो कहाँ काम करे और हर जगह वो बहाना बना देता है, आज मैं फलाने पटवार सर्किल में हूँ, आज मैं फलाने गांव में हूँ, वो कहीं मिलता नहीं है और किसान और आम व्यक्ति चक्कर काट काट के परेशान हो जाता है। तो जो खाली पद है उनको भरने का काम करें, क्योंकि आप लोगों की घोषणा है बेरोजगारी दूर करने की, भर्तियां करने की, तो आपके पास तो बजट होते हुए भी आपने भर्तियां नहीं करी है, वो आपका बजट लैप्स हुआ है। लेकिन फिर आपके पास मौका है, आपने कैलेंडर जारी कर रखा है, डबल इंजन की सरकार है, पैसा लेके आओ केंद्र सरकार से, लेकिन इन पदों को, रिक्त पदों को भरने की कृपा करें, क्योंकि यह जो विभाग है ये सीधा का सीधा आम जन से जुड़ा हुआ विभाग है। अध्यक्ष महोदय, मैं जिस तरीके से पिछले 2 साल के अंदर आप लोगों ने जो बजट दिए, राजस्व के अंदर बजट अत्यधिक खर्च नहीं हुआ, कम खर्च हुआ और बाकी का बजट लैप्स हुआ। हम लोग घोषणाएं करते हैं, पिछली सरकारों को कोसते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि विकास और बजट की जो प्रक्रिया है वो सतत प्रक्रिया है। हम लोगों को जब मौका दिया है, जनता ने यहाँ चुनकर हम लोगों को भेजा है, तो हम लोगों का दायित्व बनता है कि जिस व्यक्ति के वोट से जीत कर हम यहाँ आए हैं, आपकी सरकार बनी है, आप मंत्री बने और हम यहाँ बैठे हैं, उनकी बात रखने के लिए। तो आप लोग कृपया करके गंभीरता से बात को लेते हुए जो सुझाव मैंने दिए हैं, और भी सुझाव आएंगे, पक्ष से भी आएंगे, सत्ता पक्ष से भी और विपक्ष से भी आएंगे। मैं समझती हूँ कि 2-3 बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है, उन पर आप विचार करें। इन्हीं शब्दों के साथ अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। झलको